नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे चीन के मिंग राजवंश के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद प्रधानमंत्री झांग जूझेंग के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से एक पूरे राजवंश को बदल दिया। झांग जूझेंग का जन्म 1525 में हुआ था, एक ऐसे समय में जब मिंग राजवंश अपने चरम पर था लेकिन अंदरूनी रूप से कमजोर हो रहा था। उनके पिता एक छोटे अधिकारी थे और उन्होंने झांग जूझेंग को कम उम्र से ही पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। झांग जूझेंग ने महज 12 साल की उम्र में सिविल सेवा परीक्षा के पहले चरण को पास कर लिया, जो उनकी असाधारण प्रतिभा का संकेत था। 16वीं सदी का मिंग राजवंश कई समस्याओं से जूझ रहा था। केंद्र सरकार कमजोर थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था और देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह हो रहे थे। सम्राट जियाजिंग लंबे समय से महल में कैद होकर जादू टोने और कीमिया में लगे हुए थे। इस अराजकता के बीच झांग जूझेंग ने धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू किया। 1547 में झांग जूझेंग ने अंतिम सिविल सेवा परीक्षा को पास किया और शाही अकादमी में शामिल हुए। यहाँ उनकी मुलाकात कई महत्वपूर्ण लोगों से हुई, जिनमें शामिल थे जू गो, गाओ गोंग और अन्य प्रमुख अधिकारी। झांग जूझेंग की बुद्धिमत्ता और राजनीतिक समझ ने उन्हें जल्दी ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। सम्राट जियाजिंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में दरबार में दो प्रमुख गुट उभरे। एक तरफ थे गाओ गोंग और उनके समर्थक, दूसरी तरफ थे जू गो और उनके सहयोगी। झांग जूझेंग ने बहुत सावधानी से काम लिया और दोनों गुटों के साथ संतुलन बनाए रखा। उन्होंने समझ लिया था कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। 1567 में सम्राट जियाजिंग की मृत्यु के बाद उनके बेटे झू ज़ेहो ने गद्दी संभाली और वह सम्राट लोंगकिंग बने। नए सम्राट ने शुरू में कई सुधार किए और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया। इस समय झांग जूझेंग को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। वह पहले मंत्रालय के प्रमुख और फिर ग्रैंड सेक्रेटरी के पद पर पहुंचे। सम्राट लोंगकिंग का शासन लंबा नहीं चला। 1572 में उनकी मृत्यु हुई और उनके युवा बेटे झू येजुन ने गद्दी संभाली, जो सम्राट वानली बने। उस समय झू येजुन की उम्र मात्र 9 साल थी। यह मौका था झांग जूझेंग के लिए। उन्होंने सम्राट की मां, महारानी डोवेजर ली की मदद से रीजेंट के रूप में कार्यभार संभाला। अब झांग जूझेंग के पास पूरी शक्ति थी। उन्होंने तुरंत कई सुधारों की शुरुआत की। उनके पहले लक्ष्य थे भ्रष्ट अधिकारी और अनावश्यक खर्च। झांग जूझेंग ने एक व्यापक निरीक्षण प्रणाली शुरू की, जिसमें अधिकारियों के कामकाज की नियमित जांच होती थी। इससे भ्रष्टाचार में भारी कमी आई। शिक्षा के क्षेत्र में भी झांग जूझेंग ने बड़े बदलाव किए। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं को अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया। परीक्षाओं में केवल किताबी ज्ञान के बजाय वास्तविक समस्याओं और प्रशासनिक कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। उन्होंने परीक्षाओं में नकल और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। झांग जूझेंग ने भूमि सुधार पर विशेष ध्यान दिया। उनके समय में बड़े जमींदारों ने अपनी जमीनें बढ़ा ली थी और छोटे किसानों पर अत्याचार हो रहा था। झांग जूझेंग ने भूमि के पुनर्वितरण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने किसानों के करों को कम किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। इससे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी। एक और महत्वपूर्ण सुधार था सिंचाई और जल प्रबंधन। मिंग राजवंश में कई बार बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता था। झांग जूझेंग ने पीली नदी और अन्य प्रमुख नदियों पर बांध और नहरों के निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इस काम के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया और किसानों को रोजगार प्रदान किया। सेना के क्षेत्र में भी झांग जूझेंग ने बड़े बदलाव किए। उन्होंने सेना में अनुशासन लागू किया और अयोग्य अधिकारियों को हटाया। उन्होंने सीमाओं पर किलों को मजबूत किया और मंगोलों के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाई। उनके शासनकाल में मिंग राजवंश ने कई सैन्य जीत हासिल की। झांग जूझेंग का सबसे बड़ा सुधार था कर सुधार। उन्होंने सभी करों को एकीकृत कर एक नई प्रणाली बनाई, जिसे यी तियाओ बियनफा के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में सभी करों और श्रम सेवाओं को एक ही कर में बदल दिया गया और चांदी में भुगतान किया जाने लगा। इससे कराधान प्रणाली पारदर्शी और कुशल हो गई। इस सुधार के कई लाभ थे। पहले, किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिसमें बहुत भ्रम और शोषण होता था। अब सब कुछ स्पष्ट था। दूसरे, चांदी में भुगतान से वस्तु विनिमय की समस्याएं खत्म हुईं। तीसरे, इस नई प्रणाली से सरकार का राजस्व बढ़ा और भ्रष्टाचार कम हुआ। झांग जूझेंग ने जनसंख्या गणना और भूमि सर्वेक्षण भी करवाया।
उन्होंने पाया कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि और जनसंख्या वास्तविकता से बहुत कम थी। बड़े जमींदार और स्थानीय अधिकारी करों से बचने के लिए भूमि छिपा रहे थे। झांग जूझेंग ने एक नई जनगणना शुरू की और सभी संपत्तियों को दर्ज किया। उनके सुधारों का असर बहुत जल्दी दिखाई दिया। राजकोष में संचय बढ़ने लगा, सड़कें और पुल बनने लगे, सेना मजबूत हुई और देश में शांति स्थापित हुई। झांग जूझेंग की नीतियों ने मिंग राजवंश को एक नई दिशा दी और उसे पतन के कगार से वापस लाया। लेकिन इन सब सफलताओं के बावजूद झांग जूझेंग के दुश्मन भी कम नहीं थे। उनके सख्त स्वभाव और सुधारों से कई लोग नाराज थे। बड़े जमींदार, भ्रष्ट अधिकारी और कुछ रूढ़िवादी विद्वान उनके विरोधी थे। ये लोग लगातार सम्राट के कान भरते रहते थे। झांग जूझेंग की सबसे बड़ी चुनौती थी युवा सम्राट वानली को शिक्षित करना। उन्होंने सम्राट को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया और उसे एक अच्छा शासक बनाने का प्रयास किया। वह सम्राट के लिए एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने शासन के सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने सम्राट को सिखाया कि कैसे सलाहकारों का चयन करें, कैसे निर्णय लें और कैसे लोगों की सेवा करें। लेकिन धीरे धीरे युवा सम्राट वानली झांग जूझेंग से नाराज होने लगे। वह झांग जूझेंग के नियंत्रण से ऊब गए थे। इसके अलावा कुछ खोजों ने झांग जूझेंग के चरित्र पर सवाल उठाए। यह पाया गया कि झांग जूझेंग ने भी सत्ता का दुरुपयोग किया था और अनुचित तरीके से धन संचय किया था। 1582 में झांग जूझेंग की बीमारी से मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनके दुश्मनों ने सम्राट वानली को उनके खिलाफ भड़काया। सम्राट ने झांग जूझेंग के खिलाफ एक जांच का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि झांग जूझेंग ने सत्ता का दुरुपयोग किया था, भ्रष्टाचार किया था और दूसरों को दबाया था। सम्राट वानली ने झांग जूझेंग की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उनके परिवार को सजा दी। झांग जूझेंग के कई सुधारों को रद्द कर दिया गया और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को हटा दिया गया। झांग जूझेंग का नाम इतिहास में कलंकित हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या झांग जूझेंग वास्तव में उतने बुरे थे जितना उन्हें चित्रित किया गया? क्या उनके सुधारों के लाभ उनकी गलतियों से अधिक थे? आज के इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि झांग जूझेंग एक तानाशाह थे जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। दूसरों का मानना है कि वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने मिंग राजवंश को बचाने का प्रयास किया। झांग जूझेंग की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यह थी कि वह अपने ही घमंड और अहंकार का शिकार हो गए। उन्होंने सोचा कि वह अकेले ही पूरे राजवंश को बचा सकते हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राय और आलोचना सहन नहीं की। इस अहंकार ने अंततः उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि झांग जूझेंग के सुधारों का सकारात्मक प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। उनके सुधारों ने मिंग राजवंश को लगभग एक दशक तक स्थिरता और समृद्धि दी। उनके कर सुधार ने राजकोष को भर दिया और सरकार को कुशल बनाया। उनके सैन्य सुधारों ने सीमाओं को सुरक्षित किया और बाहरी खतरों को कम किया। झांग जूझेंग की कहानी हमें सत्ता और नेतृत्व के बारे में कई सबक सिखाती है। पहला, कि शक्ति एक दोधारी तलवार है। इसका सही उपयोग समाज को बदल सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। दूसरा, कि एक सफल नेता को अपने सहयोगियों और विरोधियों दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह नैतिक सिद्धांतों पर आधारित न हो। अब हम झांग जूझेंग के व्यक्तिगत जीवन पर भी एक नजर डालते हैं। वह एक बेहद मेहनती आदमी थे। वह दिन में 18 घंटे काम करते थे और छुट्टियों पर भी काम छोड़ते नहीं थे। वह बेहद पढ़ाकू थे और हर विषय पर उनकी गहरी पकड़ थी। वह सरल भोजन करते थे और विलासिता से दूर रहते थे। झांग जूझेंग का सबसे बड़ा दोष था उनका निरंकुश स्वभाव। वह किसी की सलाह नहीं सुनते थे और अपने फैसलों को अंतिम मानते थे। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और उन्हें विशेषाधिकार दिए। इससे दरबार में उनके विरोध को बल मिला। मिंग राजवंश के इतिहास में झांग जूझेंग का स्थान एक विवादास्पद शख्सियत के रूप में है। कोई उन्हें नायक कहता है, कोई खलनायक, लेकिन सच्चाई शायद बीच में कहीं है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से एक कमजोर राजवंश को मजबूत किया। लेकिन वह अपने ही अहंकार और महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए। आज के चीन में झांग जूझेंग की विरासत पर फिर से विचार किया जा रहा है। कई चीनी विद्वान उन्हें एक महान सुधारक के रूप में देखते हैं जिन्होंने मिंग राजवंश के पतन को रोका। उनके सुधारों को आधुनिक चीन के आर्थिक सुधारों से भी जोड़ा जाता है।
कहा जाता है कि झांग जूझेंग ने चीन को आधुनिकीकरण की राह दिखाई। इतिहास के पन्नों में झांग जूझेंग का नाम हमेशा जीवित रहेगा। उनकी सफलताएं और असफलताएं दोनों ही हमारे लिए सबक हैं। वह दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और संकल्प से देश की किस्मत बदल सकता है। साथ ही वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि शक्ति और सफलता कितनी नाजुक हो सकती है। झांग जूझेंग की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद मिंग राजवंश फिर से कमजोर होने लगा। उनके द्वारा लागू किए गए कई सुधारों को रद्द कर दिया गया और राजवंश फिर से उन्हीं समस्याओं से जूझने लगा जिनसे झांग जूझेंग ने उसे बचाया था। अंततः 1644 में मिंग राजवंश का पतन हुआ और किंग राजवंश ने उसकी जगह ली। इतिहासकारों का मानना है कि अगर झांग जूझेंग के सुधारों को जारी रखा जाता तो शायद मिंग राजवंश अधिक समय तक टिक सकता था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता? यह एक अनुत्तरित प्रश्न है। हाँ, इतिहास में अग्रों की कोई जगह नहीं होती। जो हुआ वह हुआ। झांग जूझेंग की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन के लिए समझौता जरूरी है और अकेले आदर्शों से कुछ नहीं होता। चीनी साहित्य में झांग जूझेंग को एक मुख्य पात्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनकी कहानी पर कई उपन्यास और फिल्में बनी हैं। सबसे प्रसिद्ध है श्री झू योंगचुन का उपन्यास झांग जूझेंग, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। इस किताब ने झांग जूझेंग के जीवन को वास्तविकता के करीब प्रस्तुत किया है। झांग जूझेंग की जीवनी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है उनका महान विद्वान ली झी के साथ झगड़ा। ली झी एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने झांग जूझेंग की नीतियों की आलोचना की थी। झांग जूझेंग ने उन्हें देश निकाला दिया और उनकी किताबों को जलवा दिया। यह घटना झांग जूझेंग के निरंकुश स्वभाव और विचारों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी असहिष्णुता का उदाहरण है। एक और दिलचस्प किस्सा है झांग जूझेंग का सैन्य अधिकारी क्यूई जिग्वांग के साथ संबंध। क्यूई जिग्वांग मिंग राजवंश के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक थे। झांग जूझेंग ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और वे एक साथ मंगोलों के खिलाफ अभियान में सफल रहे। लेकिन झांग जूझेंग की मृत्यु के बाद क्यूई जिग्वांग को उनके साथ जुड़े होने के कारण सजा भुगतनी पड़ी। झांग जूझेंग के सुधारों का मूल्यांकन करते समय हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। 16वीं सदी का मिंग राजवंश एक जटिल और विरोधाभासी समाज था। एक और आर्थिक समृद्धि थी, दूसरी ओर सामाजिक असमानता। एक और सांस्कृतिक विकास था, दूसरी ओर राजनीतिक भ्रष्टाचार। झांग जूझेंग ने इस अराजकता में एक केंद्रीय शक्ति की स्थापना का प्रयास किया। झांग जूझेंग की नीतियां अक्सर कठोर और अपूरणीय थी। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें अधिकारियों को सख्त अनुशासन का पालन करना होता था। इससे उनकी लोकप्रियता कम हुई लेकिन सरकार की दक्षता बढ़ी। उदाहरण के लिए उन्होंने सभी सरकारी दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने का नियम बनाया और देरी करने वालों को सजा दी। झांग जूझेंग का एक और महत्वपूर्ण योगदान था नहरों और सिंचाई प्रणाली का विकास। उन्होंने पीली नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने हजारों मजदूरों को काम पर रखा और बड़ी मात्रा में धन खर्च किया। इस योजना से पीली नदी के किनारे रहने वाले लाखों किसानों को लाभ हुआ। झांग जूझेंग ने समाज के कमजोर वर्गों की भी चिंता की। उन्होंने अनाथों और बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनवाए और गरीबों को भोजन और कपड़ा प्रदान किया। उन्होंने अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों के लिए धन आवंटित किया। ये उपाय उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। लेकिन झांग जूझेंग की सबसे बड़ी विफलता थी उनकी नैतिकता की कमी। वह सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ थे लेकिन उन्होंने खुद कई बार अनुचित काम किए। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने बेटे को सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने के लिए गड़बड़ी की। इस तरह के कार्यों ने उनके अधिकार को कमजोर किया और उनकी आलोचना को बढ़ाया। चीनी इतिहास लेखन में झांग जूझेंग का मूल्यांकन बदलता रहा है। कन्फ्यूशियस परंपरा में एक आदर्श अधिकारी को ईमानदार और विनम्र होना चाहिए। झांग जूझेंग अपने अहंकार और सत्ता की भूख के कारण इस मानक पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें अक्सर नकारात्मक नजरों से देखा गया। लेकिन आधुनिक चीन में जहां विकास और प्रगति पर जोर दिया जाता है, झांग जूझेंग के सुधारों को सराहा जाता है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी। उनकी नीतियों ने चीन को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनने में मदद की। अगर हम झांग जूझेंग के जीवन से सीख लेते हैं तो हम पाते हैं कि सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत आवश्यक है, लेकिन नैतिकता और मानवता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शक्ति और सफलता के पीछे भागना व्यक्ति को अंधा बना सकता है और उसे अपने लक्ष्यों को भुला सकता है।
संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मैं आज के इस सत्र का समाप्ति पर आना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि झांग जूझेंग की यह गहन व्याख्या आपको पसंद आई होगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो चीन के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने समय को बदलने का प्रयास किया और जिसकी विरासत आज भी हमें प्रभावित करती है। झांग जूझेंग का जन्म, उनका उत्थान, उनके सुधार, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, ये सब एक महान कहानी के अंग हैं। वह दिखाते हैं कि इतिहास कभी सीधा नहीं होता, बल्कि उसमें कई मोड़ और पहलू होते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसमें दोनों पक्ष होते हैं। झांग जूझेंग को समझने के लिए हमें इन दोनों पक्षों को देखना होगा। इस प्रस्तुति को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे एक और रोचक इतिहास की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि झांग जूझेंग की कहानी चीनी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। उनके सुधारों के प्रभाव ने न केवल मिंग राजवंश बल्कि पूरे चीन के भविष्य को आकार दिया। चाहे वह कर सुधार हो, भूमि सुधार हो या सैन्य सुधार, हर कदम पर उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता झलकती है। लेकिन उनके चरित्र की दुविधा हमेशा बनी रही। एक और, वह एक आदर्शवादी थे जो एक न्यायपूर्ण और कुशल सरकार का सपना देखते थे। दूसरी ओर, वह एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे जो सत्ता के खेल को अच्छी तरह समझते थे। यही दुविधा उन्हें इतना दिलचस्प और जटिल बनाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यह है कि शक्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के हाथों में बहुत अधिक शक्ति केंद्रित हो जाती है तो वह भ्रष्ट और निरंकुश हो सकता है। झांग जूझेंग इसका एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया, लेकिन अंततः वह उसी शक्ति के शिकार हो गए। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको झांग जूझेंग के बारे में यह गहन विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सवाल या टिप्पणी हो तो कृपया नीचे कमेंट करें। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।